हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी की 98 में। आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार फार्मन, जिसमें कि हम टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें हम कवर करेंगे जीके, जिसमें हिंदी के प्रश्नों का डिस्कस करेंगे। आज के इस क्लास का पीडीएफ वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ, तो वहाँ जाकर आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाता है, तो वहाँ जाकर पीडीएफ को ले सकते हो। और जो भी स्टूडेंट एग्जाम के बारे में पूछ रहे थे, तो इसका एग्जाम जो है सितंबर में लिया जाएगा। अगर कोरोना का तीसरा वेव नहीं आता तो इसका सितंबर में एग्जाम आपका ले लिया जाएगा, क्योंकि क्लास सब जो है ये भी अब जो है आदेश दे दिया गया है खुलने का, ठीक है। तो इसका सितंबर में आपका जो है एग्जाम हो जाएगा, अगर कोरोना का अगर तीसरा वेव नहीं आता है तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और चीज़ों को समझते हैं। पहला प्रश्न ये आप सभी के सामने यहाँ पर एक नंबर में पूछा जा रहा है, लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं। तो बताइए लोकसभा के द्वारा अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग ये किस में किया जाता है, ये चीज़ आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए कास्टिंग वोट का जो प्रयोग किया जाता है ये केवल वैसे स्थिति में किया जाता है जब वोट क्या होता है कि दोनों साइड बराबर हो जाते हैं, तब ऐसा किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपको डी में दिया, जब वोट बराबर होने के नाते टाई हो तब होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था। वीवीआई क्वेश्चन जो पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था, तो ये सर्वप्रथम किया गया था तांबा का। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था, बताइए। यानी प्राचीन काल में आर्यों के जो मुख्य व्यावसायिक था, जीविकोपार्जन का जो मुख्य यानी साधन था, ये चीज़ें क्या था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये जो है कृषि हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि ऋग्वेद की, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि ऋग्वेद काल में अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था क्या था, तब ये आपका हो जाएगा पशुपालन। क्या हो जाएगा, तब पशुपालन हो जाएगा, अगर ऋग्वेद से रिलेटेड पूछा जाता है तो। अगर ऐसे पूछा जाता है प्राचीन काल में आर्यों की जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था, तो ये आपका कृषि था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। लेकिन मुख्य रूप से अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो ये पशुपालन और कृषि ये दोनों था, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। प्राचीन काल के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्न में से किसके लिए की जाती है। तो बताइए किसके लिए की जाती है महामस्तकाभिषेक जो की जाती है किसके लिए, तो ये बाहुबली के लिए की जाती है। ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। ये जो बाहुबली जो है ये किससे संबंधित है, तो ये आपके जैन धर्म से संबंधित है। किससे, तो ये आपका जैन धर्म से बाहुबली संबंधित है, जिसके लिए मस्तकाभिषेक की जाती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। जैन धर्म के अगर हम बात करें कि प्रथम तीर्थकर कौन से, ये पूछा जाता है, तो ये इसकी अगर हम लोग बात करें कि जैन धर्म का प्रथम जो तीर्थकर थे ये आपके ऋषभदेव थे। कौन थे, ऋषभदेव। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, संस्कृत ग्रंथ जाम्बवंती कल्याणम निम्न में से किसकी रचना है, बताइए किसकी रचना है। इसकी हम बात करें तो ये कृष्णदेव राय की है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। इन्हें तेलुगु भाषा की यानी कृष्णदेव राय को तेलुगु भाषा का पितामह भी कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, बाबर ने प्रसिद्ध तुगलकनामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था, बताइए कब किया गया था। बाबर के द्वारा प्रसिद्ध तुगलकनामा नीति का प्रयोग ये किस युद्ध में किया गया था, ये आपको यहाँ पर बताना है। ये पानीपत के प्रथम युद्ध में किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें कि पानीपत का प्रथम युद्ध क्या कब हुआ था, प्रथम युद्ध की अगर हम लोग बात करें पानीपत की, वीवीआई क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, इसको आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे कि ये हुआ था 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। खानवा की युद्ध की अगर हम लोग बात करें, खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 17 मार्च 1727 को खानवा का युद्ध हुआ था। इसके अलावा हम लोग बात कर ले यहाँ पर घाघरा का युद्ध कब हुआ था, तो घाघरा की अगर हम लोग बात करें तो ये हुआ था आपका 6 मई को। कब हुआ था, ये आपके 6 मई 1559 को घाघरा का युद्ध हुआ था। इन तीनों चीज़ों को आपको यहाँ से याद रखना है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित, मिसल से संबंधित है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए किससे संबंधित है, ये शुकर चकिया से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर आपको ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है और यहाँ पर आपको याद रखना है, इससे आपको संबंधित ये चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखना है कि इस कोहिनूर का जो हीरा जो प्राप्त किया गया था ये रंजीत सिंह के ही द्वारा किया गया था। यानी अफगानिस्तान का राजकुमार शाह से ये कोहिनूर का जो हीरा प्राप्त किया गया था ये रंजीत सिंह के द्वारा किया गया था। और ये किस मिसल से संबंधित है, तो ये आपके शुकर चकिया से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी राजाराम मोहन राय, ऑप्शन डी भगत सिंह।
तो बताइए किसके द्वारा, किसको भारत का जनक कहा जाता है। तो भारत का जनक जो कहा जाता है ये राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। और याद रखना है कि इसे नव प्रातःकालीन का तारा भी कहा जाता है, किसको, राजा राम मोहन राय को। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेखित करके प्रसिद्ध किया है। बताइए किसको किया गया है। तो ये सन्यासी विद्रोह को किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। और याद रखना कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो वंदे मातरम जो लिखा हुआ है ये किसके द्वारा, तो बंकिम चंद्र चटर्जी, राष्ट्रीय गीत जो लिखा हुआ है ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा हुआ है। राष्ट्रीय गान की अगर हम लोग बात करें तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। इसके अलावा अमार सोनार बांग्ला जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है ये किसके द्वारा लिखा गया, तो ये भी बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। सॉरी, ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा राष्ट्रीय गान लिखा गया है। इसके अलावा अमार सोनार बांग्ला लिखा गया जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। इसके अलावा और अगर हम लोग गीत की बात करें कि राष्ट्रीय गीत जो लिखा गया ये किसके द्वारा, तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। तो इतने चीज़ों को याद रखना। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है सीजीगी क्या है। बताइए कि सीजीगी जो है ये क्या है। तो सीजीगी देखिए हम लोग क्या कहते हैं, जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी क्या होता है कि जब एक ही लाइन में आ जाता है, ये कब होता है, तो ये पूर्णिमा के दिन होता है। और ऐसा कंडीशन पूर्णिमा के दिन बनता है। और ऐसा जो कंडीशन बनता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको सीजीगी के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार का ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में दिया हुआ है सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में स्थित हो जाता है तब ऐसा कंडीशन बनता है। ऑप्शन यहाँ पर होगा ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है कौन सा देश अंतर प्रधान आम्योत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहद वृत्त का निर्माण करता है। तो बताइए कि ये कितना डिग्री पर, यानी पृथ्वी जो है ये क्या है कि 180 डिग्री पर ये झुका हुआ है। यानी कहने का मतलब है कि कौन सा देश अंतर प्रधान आम्योत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहद वृत्त का निर्माण करता है, तो 180 पर। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 32 नंबर में निम्नलिखित में से किस महासागर की लवणता सबसे अधिक होती है। तो बताइए किस महासागर की लवणता सबसे अधिक होती है। तो ये होता है आपका अटलांटिक महासागर की लवणता जो है ये सबसे अधिक है। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। पूरे विश्व की अगर हम लोग बात करें कि पूरे विश्व में सबसे अधिक जो है किस झील की लवणता है, तो ये आपका हो जाएगा वान झील। वान झील जो कि आपके तुर्की में स्थित है, जो कि विश्व में सबसे अधिक इसकी लवणता अधिक है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछे जा रहे हैं भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी म्यांमार। तो यहाँ पर आपको बताना करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो भारत की जो सबसे स्थलीय लंबी सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ लगती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ये कितना लगता है, तो ये 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ लगती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है। बताइए किस राज्य में वेम्बनाड झील स्थित है। तो ये स्थित है केरल में। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। और ये भारत की सबसे लंबी झील है। कौन, तो ये वेम्बनाड झील। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही है सिवाय, यानी किसके सिवाय जो है सभी है, और एक यहाँ पर आपका जो है गलत है। ये चीज़ आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन ए में दिया हुआ ये अमरकंटक के निकट से निकलती है, तो ये आपका यहाँ पर सही है क्योंकि ये अमरकंटक से निकलती है। ऑप्शन यहाँ पर आपको बी में दिया हुआ है इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और यही आपका यहाँ पर सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर आपको गलत छटना है कि सभी सही है और एक यहाँ पर आपको गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर स्थित है, ये आपका यहाँ पर गलत दिया हुआ। इसलिए गलत दिया हुआ है क्योंकि ये जो महाकालेश्वर मंदिर जो है ये कहाँ स्थित है, ये आपके उज्जैन में स्थित है, शिप्रा नदी के तट पर अवस्थित है। तो ये आपका यहाँ पर दिया हुआ है, इसको नर्मदा से रिलेटेड किया गया है, इसलिए यहाँ पर आपका ये क्या गलत हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर का बी राइट हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं कि मार्बल रॉक्स के समूह के बीच स्थित है, ये आपका यहाँ पर सही स्टेटमेंट दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको गलत छटना है। ऑप्शन यहाँ पर आपको डी में दिया इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया गया, तो ये भी आपका सही है, लेकिन आपको यहाँ पर छटना है कौन सा गलत था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही है सिवाय, यानी किसके सिवाय सभी सही भी है, सभी सही है और एक गलत है, ये आपको यहाँ पर छटना था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट है। इसके किनारे जो है महाकालेश्वर मंदिर अवस्थित है, इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर स्थित है, ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि ये जो स्थित है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके उज्जैन में स्थित है, शिप्रा नदी के तट पर। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला
राज्य कौन सा है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो भारत में जो सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है ये कर्नाटक में किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। पूरे विश्व लेवल की अगर हम लोग बात करें तो कॉफ़ी सबसे ज़्यादा की अगर हम लोग बात करें कहाँ उगाया जाता है तो ये ब्राज़ील में उगाया जाता है। और कॉफ़ी का जो स्वाद होता है ये आपका क्या होता है, अम्लीय होता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन भारत में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं ये आपको यहाँ पर बताना है। तो पता है कि भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक विद्यमान है। तो भारत की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो है पाया जाता है उष्णकटिबंधीय वन जो है यहाँ सबसे अधिक भारत में पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन जो है ये भारत में सबसे अधिक पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं उष्णकटिबंधीय की जो इसके अंतर्गत जो आपका वन आता है ये कौन कौन सा आता है, तो इसमें आपका सागवान आता है। क्या क्या आता है, सागवान आता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपका शीशम आता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपका आम आता है, चंदन आता है। ये सभी क्या होता है कि उष्णकटिबंधीय के संबंध में आता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है भारत में 2 सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है। तो बताइए कि भारत में 2 सर्वाधिक नगरीकृत राज्य ये कौन कौन से ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये आपका गोवा और मिजोरम है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा जो कि भारत में सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित है ये आपको यहाँ पर बताना। तो देखिए हल्दिया यहाँ पर आपको दिया, इससे रिलेट किया है ओडिशा को, जो कि यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा क्योंकि हल्दिया कहाँ पर होती है, आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको दिया हुआ जामनगर महाराष्ट्र। तो बताइए कि जामनगर जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो जामनगर ये गुजरात में अवस्थित है लेकिन महाराष्ट्र में नहीं है। तो ये भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। कौन सा सुमेलित है ये चीज़ आपको यहाँ पर बताना है। अलीगढ़ दिया हो, नुमालीगढ़, नुमालीगढ़ कहाँ पर अवस्थित है, तो नुमालीगढ़ अगर हम लोग बात करें तो ये आपका असम में अवस्थित है लेकिन ये गुजरात करके दिया हुआ है। तो ये भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी में दिया हुआ यहाँ पर आपको पानागुड़ी दिया हुआ जो कि तमिलनाडु में अवस्थित है। ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा जो कि मेल खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प प्रस्तावित किया था जो भारत के संविधान की उद्देशिका का आधार बना। ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये हो जाएगा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा जो कि यहाँ पर जो चीज़ें पूछी जा रही निम्नलिखित में से किसने 23 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के उद्देश्य का संकल्प को प्रस्तावित किया था। तो ये जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ को पूछा जा रहा है जर्मनी के वाइमर संविधान से निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय संविधान में लिया गया है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो लिया गया है ये जो लिया गया है जर्मनी के वाइमर संविधान से जो लिया गया ये राष्ट्रपति के आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार से निलंबन संबंधित अधिकार के प्रावधान को लिया गया है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि राष्ट्रपति क्या करते हैं कि जब आपातकाल की घोषणा होती है उस समय क्या होता है कि व्यक्ति का जो मौलिक अधिकार होता है ये क्या होता है कि खत्म हो जाता है। तो यही जो राष्ट्रपति के द्वारा जो आपातकाल शासन की जो घोषणाएं की जाती है ये कहाँ से लिया गया, तो ये आपके जर्मनी के वाइमर समीशन से लिया गया है, वाइमर संविधान से लिया गया। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। और याद रखना कि भारत में अब तक 3 बार आपातकाल की घोषणा ये लागू कर दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जो कि आपको यहाँ पर याद रखने की चीज़ें। गणतंत्र प्रणाली जो ये कहाँ से लिया गया, ये फ्रांस के संविधान से लिया गया। राष्ट्रपति का आपातकाल ये कहाँ से, ये जर्मनी से लिया गया, ये अभी तुरंत मैंने बताया। उपराष्ट्रपति का पद जो है ये कहाँ से, ये अमेरिका से लिया गया। एकल नागरिकता ये कहाँ से, इंग्लैंड से लिया गया। इन महत्वपूर्ण फैक्टर आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है कि सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। तो बताइए कि किस सभा का सदस्य अध्यक्ष जो है उसका सदस्य नहीं होता, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये राज्यसभा का नहीं होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोगों को पूछा जा रहा है सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचित आयोग संघ एवं लोक सेवा आयोग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण का कार्यकाल जैसी संस्थाओं में से एक लक्षण समान है, वह क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। इसकी अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो वे क्या होता है कि संवैधानिक संस्थाएं होती है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर आपको डी में दिया हुआ। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था विदेशी वाणिज्यिक उधारी को नियमित करती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए ऐसा कौन सी संस्था है जो कि विदेशी वाणिज्यिक उधारी को नियमित करता है, बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ये आपका हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, जो कि विदेशी संस्थाओं को नियमित यानी उधारी को नियमित करने का कार्य करती है। ये आरबीआई के द्वारा किया जाता है। आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है क्योंकि ये क्या करती है, सभी प्रकार के बैंकों का संचालन करने का कार्य करती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, जिसका कि संचालन भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है इको मार्क किसी उत्पादन पर दिए गए इस प्रकार प्रमाण का चिन्ह होता है कि वह उत्पाद
ये आपको यहाँ पर बताना, ये ईगो मार्क का मतलब क्या होता है ये चीज़ आपको यहाँ पर बता देना है। ठीक है, तो इसमें अगर करेक्ट आंसर क्या होगा, हम लोग बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा कि पर्यावरणीय दृष्टि से जो अनुकूल होता है उसमें क्या होता है, ईगो मार्क को जो है परिचित किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर का बी करेक्ट है। ईगो मार्क जो होता है ये घड़े के समान एक क्या होता है कि एक चित्र बना हुआ था जिसको हम लोग ईगो मार्क के नाम से जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पर का बी करेक्ट हो जाएगा। ईगो मार्क की जो शुरुआत किया गया था ये 1992 से किया गया था। तो इतने चीज़ों को आपको ऐसे याद रखना है। ऑप्शन यहाँ पर का बी करेक्ट हो जाएगा। ईगो मार्क का मतलब क्या है, तो ये पर्यावरण के दृष्टि से अनुकूल को बताता है कि ये पर्यावरण के लिए जो है हानिकारक नहीं है, पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है, ये इसके अनुकूल है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट, बी करेक्ट हो जाएगा। बस इतना ही प्रश्न लाइट लेकर के आते मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आप तक नोटिफिकेशन जाएगा, आप आसानी डेली प्रैक्टिस को देख पाओगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।